देखो हमने सिंपल पेंडुलम में बहुत कुछ पढ़ा। सिंपल पेंडुलम में हमने पहले तो ये देखा कि सिंपल पेंडुलम में जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है वो क्या आता है, तो टी विल बी इक्वल टू क्या आता है, वो 2π√L/g आता है। हमने देखा जो टाइम पीरियड है वो किस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, जी पे डिपेंड करता है। मैंने आपको वहाँ ये भी बताया कि ये जो बॉब है उसके मास पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन बॉब की साइज पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो लेंथ का मेजरमेंट है वो कहाँ से होता है, सेंटर ऑफ मास से होता है। ये चीज़ भी हमने समझी। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो अंडर रूट में जो L/g है नीचे, तो g यहाँ पे g इफेक्टिव आता है। अगर हम हाइट पे जाते हैं तो g की वैल्यू कम होती है, डेप्थ पे जाते हैं तो g की वैल्यू कम होती है, सरफेस पे आते हैं तो g की वैल्यू ज़्यादा होती है। सरफेस पे भी एक ऐसी पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे g की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, तो वो कहाँ पे है, सब बच्चों को पता है, पोल के ऊपर है। ठीक है, ये सारा सब कुछ हमने देखा। उसके बाद में हमने ये भी देखा कि g की वैल्यू और कैसे कैसे चेंज हो सकती है। हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज को रखेंगे उस पर g इफेक्टिव हम कैसे निकालेंगे, वो चीज़ें भी कंसेप्ट हमने जो है वो पढ़ा। ठीक है, आज थोड़ा सा बेसिक और देखेंगे, फिर उसके बाद में वापस हम सिंपल पेंडुलम पे आएंगे। अब देखो अगर हम बात करें लिक्विड की, बताओ किसकी बात करें, लिक्विड की। जैसे कि मान लो ये लिक्विड है और यहाँ पे ये एक सिंपल पेंडुलम है और ये लिक्विड इसके अंदर ऐसे भरा हुआ है। ठीक है, ये भरा हुआ है, ये हमारा जो है ये हो गया बॉब। ये क्या हो गया, ये बोलोगे ये बॉब हो गया। ठीक है, अब समझना यहाँ जो डेंसिटी है ये रो, ये जो डेंसिटी है ना, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, ये डेंसिटी ऑफ क्या है, लिक्विड है। और जो सिग्मा है ना ये क्या है, ये भी डेंसिटी है। ये डेंसिटी किसकी है, डेंसिटी ऑफ बॉब। बताओ सिग्मा किसकी डेंसिटी है, बॉब की डेंसिटी है। और बताओ रो किसकी डेंसिटी है, तो बोलोगे सर लिक्विड की डेंसिटी है। अब मान लो इसके अंदर अगर ये बॉब है तो इस पे नेट जो ग्रेविटी होती है, जी इफेक्टिव जो होता है, उसका फॉर्मूला मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। फ्लूइड मैकेनिक्स जब मैं पढ़ाऊंगा तब भी ये फॉर्मूला आपको समझाऊंगा तो सही, लेकिन याद रखना है, इसलिए इसको डायरेक्ट आप याद रखें। वो होता है G1 माइनस रो डिवाइडेड बाई सिग्मा। बोलो क्या होता है, G इफेक्टिव विल बी इक्वल टू G1 माइनस रो डिवाइडेड बाई सिग्मा। यहाँ पे जो रो है वो डेंसिटी ऑफ क्या है, लिक्विड है। सिग्मा जो है वो डेंसिटी ऑफ क्या है, बॉब है। तो ये चीज ध्यान रखें, G इफेक्टिव विल बी इक्वल टू क्या होता है, G1 माइनस रो अपॉन सिग्मा। 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा, ये चीज ध्यान रखें, G इफेक्टिव इक्वल टू G1 माइनस रो अपॉन सिग्मा। ठीक है, ये डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रख ले, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब मेरी बात को समझना, एक और कॉन्सेप्ट पे हम डिस्कस करते हैं। ये पूरा मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है, हम मैकेनिक्स जब पढ़ेंगे वहाँ पे इसको बहुत डिटेल्स में चर्चा करेंगे। हमारे सबसे बढ़िया बात क्या है कि हम इस चैप्टर के साथ बहुत कुछ बेसिक भी पढ़ लिए, तो उधर की मैकेनिक्स भी बहुत सारी यहाँ पे हमें आ जाएगी। ठीक है ना, बेसिक उसका जो है वो आ जाएगा। तो आप यूँ समझे, देखो आप यहाँ ये देखें कि अगर मान लो हमारे पास में कोई ट्रक हो, ठीक है ना, और ये जो ट्रक है ये ए एक्सेलेरेशन से चल रहा है। बताओ ये ट्रक किससे चल रहा है, ए एक्सेलेरेशन से। सर निकालना क्या चाहते हो, अभी रुको आपको पता लग जाएगा। बेसिक किसका बता रहा हूँ पहले वो आप देखो। ठीक है, यहाँ पे मान लो ये ट्रक इधर चल रहा है, इसका एक्सेलेरेशन बताओ कितना है, ए है, और इसका जो मास है वो कैपिटल एम है। बताओ ट्रक का मास कितना है, कैपिटल एम। मान लो इस ट्रक की जो छत है, छत से मैं है ना एक स्ट्रिंग से एक बॉब को अटैच कर देता हूँ। क्या बताओ ये सिंपल पेंडुलम बन गया? आप बोलोगे सर बन गया। तो ये जब सिंपल पेंडुलम बन गया, मेरी बात को आप समझे, जब ये सिंपल पेंडुलम बन गया तो अब क्या होता है, जब ये रेस्ट में, मान लो ट्रक स्टार्टिंग में किस में है, रेस्ट में है। जब ट्रक स्टार्टिंग में रेस्ट में होगा, जब ट्रक स्टार्टिंग में रेस्ट में होगा तो ये बॉब भी किस में होगा, रेस्ट में होगा। अब एक जनरल सी बात है, जब ये आगे जाएगा, जब ये क्या करेगा, आगे जाएगा, तो ये बॉब कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा। मतलब सिचुएशन ये बनेगी कि जब ये ट्रक अगर आगे चलेगा तो ट्रक आगे चलने से क्या होगा, ये मतलब ना ट्रक छोटा कैसे हो गया, जगह के हिसाब से लिख रहा हूं मैं, आगे चलते छोटा नहीं हुआ है। अब ये थोड़ा सा इस प्रकार से हो जाएगा, है ना, ये पीछे आ जाएगा, ये पीछे आ जाएगा। ठीक है, हालांकि ये किस कारण से होता है, ये इनर्शिया के कारण से होता है। किसके कारण से होता है, इनर्शिया के कारण से, जिसकी डिटेल्स हम जो है वो पढ़ेंगे, एनएलएम वाला जो चैप्टर है उसके अंदर पढ़ेंगे। अभी हम इसको यूं देखेंगे, कैसे हम कंसीडर करेंगे, वहां भी ऐसे ही कंसीडर करेंगे, लेकिन वहां डिटेल्स में कंसीडर करेंगे। अभी हमारे पास में ये चर्चा है कि हमारे रेस्पेक्ट में तो ये बॉब पीछे गया है, ये बॉब पीछे गया है, तो हम तो ये मान के चलेंगे कि बॉब अगर पीछे मूव करा है तो इस पे कोई ना कोई इस साइड में क्या लगा है, फोर्स लगा है। अब कोई फोर्स तो एक्चुअली में लगता ही नहीं है, रियल बात तो ये है। तो इस फोर्स का जो नाम दिया गया, उस फोर्स का नाम दिया गया स्यूडो फोर्स। क्या नाम दिया गया इसको, स्यूडो फोर्स नाम दिया गया। इस फोर्स को नाम दिया गया स्यूडो फोर्स। अब मेरी बात को आप ये समझे, पहली बात तो कुछ जान रखें, स्यूडो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ सिस्टम। इसको मैं सिस्टम बोल रहा हूं, पूरे को क्या बोल रहा हूं, सिस्टम बोल रहा हूं। तो बताओ स्यूडो की फोर्स की डायरेक्शन, ये नोट भी कर लेना आप, स्यूडो फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, अपोजिट टू सिस्टम।
अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ सिस्टम, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ सिस्टम। तो स्यूडो फोर्स इधर लगता है। इस स्यूडो फोर्स का जो फॉर्मूला है वो भी आप याद रखें। इस स्यूडो फोर्स का फॉर्मूला होता है F स्टार इक्वल टू एम ए स्टार। बोलो स्यूडो फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? F स्टार इक्वल टू एम ए स्टार। F स्टार से केवल मैं ही डिनोट करता हूं, आप भी डिनोट करें, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं कि इसको F स्टार से डिनोट करते हैं आप। अच्छा कि सर स्यूडो फोर्स को तो मैं F स्टार से इसलिए डिनोट करता हूं ताकि आप बाकी फोर्स को इसमें इंक्लूड नहीं करो, ये थोड़ा अलग लगे। F स्टार इक्वल टू बोलो क्या हो गया? एम ए स्टार। यहां सबसे बात ये है कि स्यूडो फोर्स तो समझ में आ गया, इसके अंदर मास किसका है? तो ये ध्यान रखना, मास ऑफ ऑब्जेक्ट जिस पे स्यूडो फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं उसका मास लेते हैं। मास किसका लेते हैं? जिस पे स्यूडो फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं उसका मास लेते हैं। ए स्टार किसका लेंगे? अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? ए स्टार क्या है? ए स्टार है एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम। बोलो ये क्या है? एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम। मतलब जो सिस्टम का एक्सीलरेशन है वो यहां पे आता है, और जो ये मास है वो किसका आता है? जिस पर हम क्या कर रहे हैं? स्यूडो कैलकुलेट कर रहे हैं। यानी कि यहां मास किसका आएगा? बॉब का आएगा। ये मास स्मॉल एम है, यहां मास किसका आएगा? बॉब का आएगा। और एक्सीलरेशन किसका लेंगे? सिस्टम का लेंगे। वैसे क्या निकलता है? स्यूडो फोर्स निकलता है। इसकी डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट टू एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम या अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ सिस्टम, ये आप बोल सकते हो। देखो अगर हम बात करें कि ये जो हमने पढ़ा है इसका कोई क्वेश्चन हो जाए सर, बिल्कुल हो जाए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ध्यान दो, यहां पर ये हमारे पास में जो है ये ट्रक हो गया। यहां पर हमारे को ये बोल दिया कि जो ट्रक का एक्सीलरेशन है वो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कितना है? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, यहां पे इस ट्रक का जो मास है वो हमारे को दे दिया 2500 केजी। इस बॉब का मास हमें दे दिया 4 केजी। कितना दे दिया? 4 केजी। हमें पूछ लिया स्यूडो फोर्स। बोलो क्या पूछ लिया? स्यूडो फोर्स। बड़ा आसान है। तो स्यूडो फोर्स यहां पे हमारे पास में बोलो क्या हो जाएगा? मास किसका लेंगे? बॉब का लेंगे जिस पे स्यूडो फोर्स निकाल रहे हैं। और एक बात बताओ, एक्सीलरेशन किसका लेंगे? सिस्टम का लेंगे। तो ये 24 मीटर न्यूटन हमारे पास आ जाएगा। बताओ स्यूडो फोर्स कैलकुलेट करना आ गया क्या? यस। तो आप ये देखिए यहां पे स्यूडो फोर्स के अंदर क्या होता है? एक्सीलरेशन। तो उसका जो एक्सीलरेशन होता है वो क्या होता है? जो सिस्टम का होता है। लेकिन उस पे जो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होती है वो अपोजिट टू एक्सटर्नल एक्सीलरेशन या सिस्टम ऑफ एक्सीलरेशन के अपोजिट होती है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। हमारे यहां पर क्या काम में आया? हमारे यहां पे जो काम में आया मैं बता रहा हूं। अब हमारे को जी इफेक्टिव कैसे कैलकुलेट करना है? मान लो वो हमें ऐसा क्वेश्चन दे दे, क्योंकि देखो मैकेनिक्स से क्वेश्चन जो है वो कभी कभी कंबाइंड होके आ जाता है। सिंपल पेंडुलम में आप बताओ ना, है ही क्या? एक ही तो फॉर्मूला है, टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी। तो वो बार बार किस पे बात करेगा? जी पे। जी को अलग अलग चीजें चेंज करके वो आपको देगा। तो मुझे एक बात आप ये बता दो कि मान लो हमारे पास में ये यहां पर ये क्या आ गया? एक बॉब आ गया। बोलो क्या आ गया? बॉब आ गया। ठीक है, अब वो बोले कि इसका टाइम पीरियड हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये एक सिंपल पेंडुलम बन गया। कैसे बन गया? देखो स्ट्रिंग है, बॉब है, तो बताओ सिंपल पेंडुलम बना नहीं बना? बोलोगे यस सर बन गया। सिंपल पेंडुलम बन गया। तो मुझे एक बात आप ये बताइए प्यारे बच्चों कि इस पे जो है एक्सीलरेशन कितने लगेंगे? तो इस पे एक्सीलरेशन लगेंगे 2। हम निकालेंगे नेट एक्सीलरेशन। उस नेट एक्सीलरेशन को हम बोलेंगे जी इफेक्टिव। क्या बोलेंगे? जी इफेक्टिव। तो नेट एक्सीलरेशन कितने कैसे निकालेंगे? 2 एक्सीलरेशन लगेंगे। सर बताओ, एक तो जी तो सबको विदित है, सब जानते हैं जी लगेगा सर, डाउनवर्ड लगेगा। बोलो अरे यार ग्रेविटेशनल जो एक्सीलरेशन है वो कहाँ लगता है? बोलोगे सर डाउनवर्ड लगता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक एक्सीलरेशन लगेगा जिसको हम स्यूडो एक्सीलरेशन बोलते हैं। हालांकि ये किसके इक्वल होता है? सिस्टम के एक्सीलरेशन के इक्वल होता है। अब इन दोनों को क्या करना है? आपको जोड़ना है। बोलोगे सर जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? ए प्लस जी आ जाएगा। बेटा जी गलत है। कैसे गलत है सर? आपने तो बोला जोड़ो। नहीं, ये जो है ये वेक्टर है, और वेक्टर को जोड़ने के लिए वेक्टर के अपने नियम होते हैं। स्केलर की तरह वेक्टर नहीं जुड़ता है। अभी आपने जोड़ा, आपने ए जे इसको क्या मान के जोड़ दिया? एक तरह से एक्सीलरेशन मान के जोड़ दिया। ए से नहीं जुड़ता है। एक्सीलरेशन एक वेक्टर है, वेक्टर को जोड़ने के अलग नियम है। मैं आपको बता दूं, मैंने कल परसों भी बात की होगी। देखो हम जो है वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं, वेक्टर को जोड़ने के आपको पूरे तरीके आने चाहिए। मैं बता दूं आपको, वेक्टर को जोड़ने के केवल और केवल 4 तरीके हैं। अगर देखो वेक्टर, 2 वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में आ जाए तो डायरेक्ट उनको सम कर दो, डायरेक्ट सम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूमेरिकल वैल्यू उनकी सम कर दो, उनका रिजल्ट आ जाएगा। डायरेक्शन क्या आएगी? अलोंग टू एनी वन वेक्टर या एनी वन फोर्स। दूसरा जो तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूं, बिल्कुल आसान तरीका ना। दूसरा तरीका है, मान लो 2 वेक्टर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए। ये बेसिकली सारी चीजें, इससे बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा जो मैं पढ़ा रहा हूं। अगर मान लो 2 वेक्टर हैं,
दोनों की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, तो इसमें से आप ये आइडेंटिफाई करना कि मोर कौन सा है, बड़ा कौन सा है। तो बड़े में से क्या कर दो आप, छोटा माइनस कर दो, बड़े में से छोटा क्या कर दो, माइनस कर दो, तो वो जुड़ जाएगा। ये सब नेट आ रहा है, बोलो क्या आ रहा है, नेट आ रहा है, जुड़ रहा है ये, ठीक है ना। बड़े में से क्या कर दो, छोटा, मैंने बी को बड़ा माना है, यहाँ पर ए को छोटा माना है। डायरेक्शन क्या होगी, बड़े की तरफ, अलोंग टू बी, बड़े की तरफ डायरेक्शन होगी। तीसरा ये आ जाए कि मान लो अगर दो वेक्टर है वो किसी एंगल पर हो, अब बोलो कि अब जोड़ो। मान लो देखो कैसे आ सकते हैं, या तो सेम डायरेक्शन में आ सकते हैं, या अपोजिट आ सकते हैं, या किसी भी एंगल पर आ सकते हैं। तो बोले कि अब जोड़ो, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट उनका क्या करो, नेट, आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगाओ, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बोलो क्या फॉर्मूला लगाओ, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए क्या है यहाँ पर, ए आपको पता है ये वाला वेक्टर है, बी ये वाला वेक्टर है, और थीटा क्या है, दोनों के बीच का एंगल है। अगर चौथे तरीके की बात करें, मान लो ये दोनों परपेंडिकुलर आ जाए, बोलो क्या आ जाए, परपेंडिकुलर आ जाए, 90 डिग्री पे आ जाए, तो यहां पर नेट का जो फॉर्मूला है वो लगा दो आप, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस, बोलो क्या लगा दो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं बताता हूं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि यहां पे देखो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 90 हो गई। इस फॉर्मूले में लगाया तो मैंने यही फॉर्मूला है, आप इनको मर्ज भी कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 दोनों को आप मर्ज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो यहां पे जो नेट हमने निकाला, तो थीटा की वैल्यू 90 रख दी, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो फॉर्मूला आ गया नेट का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वेक्टर को जोड़ने के रूल है। हालांकि इन पे हम जब वेक्टर पढ़ेंगे तो वहां भी बहुत अच्छे तरीके से इन सब चीजों को क्या करेंगे, हम कंसिडर करेंगे। बताओ ये सारी बातें समझ में आ गई क्या, बोलोगे यस सर हमें समझ में आ गई। अब प्यारे बच्चों, अब मुझे यहां पर एक चीज आपसे जाननी है कि ए इधर है, जी इधर है, तो बताओ इसमें नेट जो जी इफेक्टिव आएगा वो कैसे आएगा। बताओ दो वेक्टर 90 डिग्री पर है कि नहीं है, बोलोगे सर दोनों वेक्टर बिल्कुल 90 डिग्री पर है। देखो ए और जी 90 डिग्री पर है कि नहीं है, बोलोगे सर 90 डिग्री पर है। तो जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट, बोलो ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। बताओ समझ में आ गया क्या, अंडर रूट जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ये आपके लगभग सारा बेसिक क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब हम वापस किस पे आएंगे, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड पर आएंगे। बताओ एक बार देखो इस सारे बेसिक को। अब हम जो है वो इसके वापस सिंपल पेंडुलम के फॉर्मूले पे आ जाते हैं। हमें पता है सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, t इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी। बोलो यस और नो, बोलोगे यस सर। सिंपल पेंडुलम जो होता है उसका जो टाइम पीरियड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है t इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी। ठीक है, यहां तक आपको दिक्कत नहीं होगी। अब हम एक एक की बात कर रहे हैं। अब हम सबसे पहला जो मेन टॉपिक ले रहे हैं, पहला टॉपिक कर लो इसको ए, वो ले रहे हैं लिफ्ट, है ना, वो किसकी बात कर रहे हैं, हम लिफ्ट की बात कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, लिफ्ट में टाइम पीरियड हम देखेंगे कि जैसे कि मान लो ये लिफ्ट है, बोलो ये क्या है, लिफ्ट है, ठीक है, ये लिफ्ट हो गई। इस लिफ्ट, ये लिफ्ट जो है मैंने क्या बताया, ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है, रेस्ट में रह सकती है, जो भी है, ठीक है ना। ये लिफ्ट जो है वो रेस्ट में है, बोलो क्या है, रेस्ट में है। तो इसका मैंने आपको बताया था जो जी इफेक्टिव होता है या जी स्टार जो भी होता है, जी इफेक्टिव बोल दो या जी स्टार बोल दो, वो क्या होता है आपको पता है, जी प्लस ए स्टार। बोलो क्या होता है, जी प्लस ए स्टार। अगर ये रेस्ट में है तो इसका जी इफेक्टिव विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। बोलो जी इफेक्टिव कितना आ जाएगा, इसका जी आ जाएगा अगर ये किस में, रेस्ट में है। और अगर ये रेस्ट में है तो इसका जो जी इफेक्टिव है वो किसके इक्वल आ गया, जी के इक्वल आ गया। यहां तक तो आपको दिक्कत ही नहीं है। देखो यहां तक तो किसी प्रकार की आपको जो है वो प्रॉब्लम ही नहीं है। यहां जी इफेक्टिव किसके इक्वल आ जाएगा, जी के। तो बताओ यहां टाइम पीरियड टी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट एल अपॉन जी। यानी कि जो टाइम पीरियड है उसमें क्या होगा, नो चेंज। किसी भी प्रकार का जो चेंज है वो टाइम पीरियड के अंदर नहीं होगा। बताओ ये इसका लिफ्ट का क्या हो गया, केस फर्स्ट। अब लिफ्ट के हम आ जाते हैं केस सेकंड पर। बताओ किस पे आ जाते हैं, केस सेकंड पर। अगर हम लिफ्ट के केस सेकंड की बात करें, मान लो जो लिफ्ट है ये इसके अंदर जो है वो कोई भी बैठा है, उससे कोई लेना देना हमें नहीं है। ये लिफ्ट है ना ऊपर जा रही है। बताओ लिफ्ट कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। बताओ किससे जा रही है, ये ए एक्सीलरेशन से जा रही है। तो बताओ यहाँ जी इफेक्टिव क्या जाएगा, मैंने सब समझा रखा है, जी प्लस ए स्टार। तो ऊपर जा रही है तो ए किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो बताओ यहाँ टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू 2 पाई। बताओ इस कंडीशन में तो वो हो जाएगा एल अपॉन जी प्लस ए। बताओ यस और नो। अब बताओ यहां पर जो जी है वो क्या हो गया, जी प्लस ए, यानी कि जी इफेक्टिव क्या हो गया, बढ़ गया। जी इफेक्टिव क्या हो गया, बढ़ गया। यहां जी इफेक्टिव तो क्या था, नो चेंज।
जी इफेक्टिव क्या था, नो चेंज। अब बताओ जी इफेक्टिव बढ़ गया, तो जी इफेक्टिव बढ़ेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इस कंडीशन में टाइम पीरियड क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये सब बेसिक में बता रखा है। अगर हम बात करें, अब आ जाओ आप केस थर्ड के अंदर। केस थर्ड में मान लो ये जो है ये आपकी क्या हो गई, ये मान लो ये हो गई आपकी लिफ्ट, और ये ए एक्सीलरेशन से नीचे आ रही है। तो बताओ जी इफेक्टिव विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी माइनस ए। मैंने सब बता रखा है, ये बार बार चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि बेसिक में सारा बता दिया अभी। तो बताओ टाइम पीरियड जो है वो कितना हो जाएगा, 2 पाई रूट एल अपॉन बोलो जी माइनस ए हो जाएगा। तो जी इफेक्टिव यहाँ क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो जी इफेक्टिव डिक्रीज होने से टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, देखो जी इफेक्टिव डिक्रीज होगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अरे जो टाइम पीरियड है वो जी के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जी के बढ़ने पे टाइम पीरियड क्या होगा, घटेगा। जी के घटने पे टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ेगा। बताओ लिफ्ट में ये वाला, अगर लिफ्ट में हम और अगर आगे बात करें तो हम बात कर लेते हैं केस 4 की। बताओ किसकी बात कर लेते हैं, केस 4 की बात कर लेते हैं। अगर केस 4 में बात करें, मान लो ये लिफ्ट है, ठीक है, ये लिफ्ट हो गई, और ये लिफ्ट जो है वो फ्रीली डाउन हो रही है, फ्री फॉल है। क्या है बोलो, फ्री फॉल है। तो आपको पता है जी इफेक्टिव विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी माइनस जी, यानी कि जी इफेक्टिव विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। बोलो यस और नो। तो जी इफेक्टिव 0 हो जाएगा, तो टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव यहाँ पे आएगा। यहाँ पे जी की जगह हम क्या लेते हैं, जी इफेक्टिव लेते हैं। तो बताओ किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या लिफ्ट में टाइम पीरियड इन्फिनिटी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जब फ्री फॉल हो, जब स्प्रिंग का क्या हो, फ्री फॉल हो। बताओ स्प्रिंग के मामले में पूरा बात समझ में आ गया, कोई डाउट वाली बात आपको नहीं होगी, ठीक है। अब हम वही है टाइम पीरियड की बात जो है वो कहाँ करेंगे, देखो हर एक जगह करेंगे। अब लिक्विड वाला बात कर लेते हैं, हम लिक्विड में बात कर लेते हैं, बी लिक्विड ले लेते हैं, कोई बात नहीं है, फिर बाद में चार्ज भी ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिक्विड ले लेते हैं ना। अब लिक्विड के अंदर तुम बताओ, लिक्विड के अंदर तुम जो है वो बात करो तो लिक्विड के अंदर क्या होता है, बताओ। आपको पता है लिक्विड के अंदर जो जी इफेक्टिव है उसका फॉर्मूला क्या होता है, जी 1 माइनस, मैंने बताया था, रो अपॉन सिग्मा। बोलो यही होता है इनका, बोलो कि यस सर यही होता है जी इफेक्टिव। बताओ जी इफेक्टिव क्या हो गया, घट गया। तो बताओ यहां से टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट एल। देखो यहां क्या आता है, जी इफेक्टिव आता है, तो जी इफेक्टिव क्या हो गया, जी 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा। बोलो क्या हो गया, 1 माइनस, देखो T विल बी इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन, ये क्या हो जाएगा, जी 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा हो गया। तो यहां से आप ये ध्यान रखें, यहां से आप ये ध्यान रखें कि देखो ये जी इफेक्टिव जो है वो घट गया, तो यहां पे जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा। बताओ लिक्विड में समझ में आ गया, बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सी आ जाओ, 8 एच हाइट एंड डेप्थ। देखो मैं आपको बताऊं, यहां पे ये चीज देखना, ये अर्थ हो गई, बोलो ये क्या हो गई, अर्थ हो गई है ना। हर एक जगह हम बस इसके अंदर है ना थोड़ा सा बस लर्न करने टाइप, न्यूमेरिकल इसके ज्यादा कठिन नहीं आएंगे। कठिन इसलिए नहीं आएंगे, जब हमने सारे फॉर्मूले ही क्लियर कर लिए तो न्यूमेरिकल कठिन तो बनता ही नहीं है, आएगा कहां से, कोई समस्या ही नहीं है, ठीक है ना, तो दिक्कत ही नहीं है। अगर हम अर्थ की बात कर लें तो ये अर्थ की क्या हो गई, ये अर्थ की हो गई सरफेस। बोलो अर्थ की क्या हो गई, अर्थ की हो गई सरफेस, ठीक है। अब यहां पर अगर हाइट पे बात करें तो हाइट पे भी जी एच, हाइट पे भी जो होता है जी इफेक्टिव एच, इसको जी एच माना था अपन ने, तो ये भी क्या होता है, घटता है, ठीक है ना। तो हाइट पर देखो मैं आपको बताता हूं, टाइम पीरियड जो हाइट पर है वो क्या होगा, टी एच कर ले हाइट पे टाइम पीरियड को, तो टी एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो 2 पाई, बताओ रूट एल अपॉन, अब बताओ जी क्या होता है, तो जी इफेक्टिव आएगा, तो हाइट पे जो जी होता है वो जी एच इक्वल टू क्या होता है, जी 1 माइनस 2h अपॉन आर। बताओ यही बताया था क्या मैंने, अरे ये बताया था ना, जी एच विल बी इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर, फॉर्मूला बताया था ना। तो बोलो यहाँ क्या जाएगा, जी 1 माइनस, बोलो कितना आ जाएगा, 2h अपॉन आर। बोलो जी 1 माइनस 2h अपॉन आर, बोलो यस और नो। मैंने आपको बताया था क्या, हाइट पर जो फॉर्मूला होता है, हाइट पे क्या बताया था, बताओ हाइट पे बताया था जी एच विल बी इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर। डेप्थ पे क्या बताया था, जी डी विल बी इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर। तो ये तो हाइट पे हो गया। अगर हम बात करें डेप्थ पे तो टी डी। अब बताओ हाइट पर क्या हुआ, जी इफेक्टिव क्या हुआ, घटा, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जी इफेक्टिव क्या हुआ, घटा, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर टीडी की हम बात करें तो यहां क्या आ जाएगा, 2 पाई रूट, बोलो एल अपॉन, अब बताओ यहां क्या हो जाएगा, जी 1 माइनस डी अपॉन आर। डी क्या है, यहाँ पे डेप्थ है। अब यहां जी इफेक्टिव घटा तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी कि यहां भी टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा।
यहाँ भी टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम बात करें सेंटर की, बोलो किसकी बात करें हम, सेंटर की, तो सेंटर पे आज सबको पता है जी इफेक्टिव जो है वो कितना होता है, 0 होता है। मैंने बताया था ना कि सेंटर पे, अर्थ के सेंटर पे जी इफेक्टिव कितना होता है, 0 होता है। तो बताओ यहाँ टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2π√L/0। अभी मैंने बताया था 0 आए तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। यानी कि अगर अर्थ के सेंटर पे हम पेंडुलम को ले जाएं तो उस पे जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। फ्री फॉल, लिफ्ट के फ्री फॉल में भी ऐसा हो रहा था, इन्फिनिटी। यहां थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन जाते हैं, वो कभी पूछेगा इसमें क्या होगा, कभी पूछेगा इसमें क्या होगा। तो हमारे अब बेसिक कॉन्सेप्ट सारे पढ़ लिए, हमें रटने की आवश्यकता नहीं है, हम तुरंत निकाल के बता देंगे कि यहां ये होगा। बोलो बात समझे। एक चीज और ध्यान देना, यहां इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रश्न पूछ सकता है। अच्छा प्रश्न है, अगर थ्योरेटिकल वो प्रश्न देना चाहे तो यहां से प्रश्न पूछ सकता है। हमारी जो अर्थ की शेप है वैसे तो ऐसे होती है, अंडाकार होती है, आपको भी पता है, इलिप्टिकल होती है, गोलाकार नहीं होती है। ये मान लो इसका है पोल, बोलो ये क्या है, पोल है। मान लो ये इसका क्या है, इक्वेटर है। तो ये बोले यहां टाइम पीरियड है TP, यहां टाइम पीरियड है TQ। अब देखो ये बोले कि इक्वेटर पे टाइम पीरियड और पोल पे टाइम पीरियड में क्या रिलेशन है, मतलब कि क्या रिलेशन का मतलब कौन बड़ा होगा, छोटा होगा, इक्वल होगा, 4 ऑप्शन दे सकता है। मैं एक बार बता दूं, यहां पर जी की वैल्यू, पोल पे जी की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। GP क्या होता है, ज्यादा होता है। और यहां G इक्वेटर पे G की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। मैंने बताया था इक्वेटर पे G की वैल्यू क्या होती है, कम। सरफेस, अर्थ की सरफेस पे सबसे ज्यादा G कहां होता है, पोल पे होता है। तो यहां G ज्यादा होता है, तो यहां टाइम पीरियड क्या होगा, कम होगा, और यहां टाइम पीरियड क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि आपको पता है इक्वेटर पे G कम होता है तो टाइम पीरियड इक्वेटर पे क्या होगा, ज्यादा होगा, और पोल पे जो है वो क्या होगा, कम होगा। बताओ ये यहां तक की कहानी समझ में आ गई क्या, यहां तक कोई डाउट नहीं है टाइम पीरियड को लेके? बोलोगे सर बिल्कुल भी डाउट नहीं है। एक बार इसको ढंग से देखो, क्योंकि ये बेसिक भी बता दिया मैंने, इसलिए थोड़ा सा यहां फास्ट ले लिया। बस टाइम पीरियड में वैल्यू तो रखनी थी, बाकी जी इफेक्टिव के बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया। एक बार देखो इस सबको, अगर हम टाइम पीरियड को लेके और आगे चर्चा करें, देखो बहुत सारी चीज़ों में हमने टाइम पीरियड देखा। अब मान लो हमें यहाँ पे पूछ ले, वो यहाँ B हो गया ना, ये C है ना, C देखो वो स्यूडो से रिलेटेड पूछ रहे, बोले वही सेम अभी कॉन्सेप्ट हमने देखा था। कौन सा देखा था कि ये वाला जो है ये ट्रक है, ठीक है, और ये ट्रक जो है वो आगे जा रहा है, यहाँ ये पेंडुलम है, ठीक है। अब बोले कि ये A एक्सेलेरेशन से आगे जा रहा है, तो बताओ यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा। तो यहाँ आपको पता है एक G यहाँ लगा था, एक A यहाँ लगा था, और इसका जो नेट था, नेट यानी कि G इफेक्टिव जो था वो आपको पता होगा √A² + G² था। बोलो क्या था, √A² + G²। तो ध्यान दो यहाँ जो टाइम पीरियड आएगा तो G इफेक्टिव, पहली बात तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो यहां पे G इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ी है। बोलो G इफेक्टिव की वैल्यू क्या हुई है, बढ़ी है। देखो G इफेक्टिव, G में A क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो G इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ी है, तो T = 2π। अब बताओ यहां क्या हो जाएगा, √L/T। G इफेक्टिव यहां क्या आ जाएगा, √A² + G²। बताओ ये चीज आपके समझ में आ गई क्या? यहां जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा, T = 2π √A² + G²। बोलोगे बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट वाली बात नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं हम, ठीक है। चलो यहां आपको समझ में आ गया, तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, C। अब D पॉइंट पे ध्यान दें, D पॉइंट पे आप ध्यान दें। अगर मान लो मैंने आपको बताया, अब तुम ही बताना यहाँ पे, देखो अब हम भूल गए, यहां पर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। बोलो क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और यहां पे रख दिया पॉजिटिव चार्ज। बोलो क्या रख दिया, ये पॉजिटिव चार्ज क्यों रख दिया। अब बताओ यहां पर हमें क्या निकालना है, G इफेक्टिव निकालना है। तो G इफेक्टिव पहले देखो, एक इसका मास है M, तो एक फोर्स कहां लगेगा, mg। अब बताओ पॉजिटिव चार्ज पे मैंने बताया था फोर्स किधर लगता है, अलोंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, ऊपर है, तो बताओ इलेक्ट्रिक जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। वो कितना लगता है आपको पता है, QE। तो चार्ज कितना है, Q, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E। हमेशा यहाँ पर जो वैल्यू है वो हमें पॉजिटिव में लेनी है, बस डायरेक्शन में आ जाता है नेगेटिव पॉजिटिव। तो अब बताओ यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है नीचे, एक फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर। तो इन दोनों को अब क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे, तो F नेट विल बी इक्वल टू, बोलो कितना हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आ गए। अब बताओ अपोजिट डायरेक्शन में सिखाना है, तो मोर वैल्यू में से क्या कर दो, लेस वैल्यू। हम मान के चल रहे हैं mg मोर वैल्यू है, तो mg माइनस क्या हो जाएगा, QE। बोलो यस और नो। अब F नेट को हम लिख सकते हैं ma नेट, या
तो एम जी माइनस क्यू ई, एम को उधर भेज दो, तो बताओ ए नेट हमने निकाला ही था ना, ए नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई ई एम। अरे यार ये इसी को तो हम क्या बोलते हैं, जी इफेक्टिव बोलते हैं। बोलो क्या बोलते हैं, जी इफेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। तो जी इफेक्टिव इक्वल टू क्या हो गया, जी माइनस क्यू ई डिवाइडेड बाई एम। अरे ये एम डिवाइड में गया था तो अलग अलग डिवाइड हो गया, पहले भी चर्चा कर रखे हैं। तो यहाँ पे आप ये देखो जी इफेक्टिव जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। जी इफेक्टिव कम हो गया तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव आएगा। तो बताओ यहाँ क्या हो गया, जी इफेक्टिव जी माइनस क्यू ई डिवाइडेड बाई एम। देखो मैं पूरा डेप्थ में बता रहा हूँ हर एक चीज, यानी कि प्रश्न इससे बाहर जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि जितने टाइप्स हो सकते हैं सारे टाइप पे हम कंसीडर कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ टाइप्स हम छोड़े ही नहीं ना, तो बाहर जाएगा। बताओ यहां तक समझ में आ गया है क्या आप लोगों के? बोलोगे सर बिल्कुल समझ में आ गया। देखो ये इसमें स्यूडो वाले में कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं है, इस वाले में कोई कॉन्सेप्ट में हमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो ये तो हमने जो बेसिक पढ़ा था वहां से सारा क्लियर कर लिया। और सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं वो आप देखें। देखो सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड क्या है, अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट पे हम बात करेंगे। बोलो किस में बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट नोट में हम बात करेंगे, ठीक है। करें, ओके डन। सुनो मुझे एक बात बताओ आप कि ये अर्थ की सरफेस है ना, ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ हो गई और ये इसकी रेडियस हो गई आर। अब मान लो हम सिंपल पेंडुलम इतना बड़ा बना दे कि उसकी जो लेंथ है ना वो आर के कंपेयर में बड़ी हो, मतलब लार्ज लेंथ हो। ये लेंथ क्या है, लार्ज है। लेंथ क्या है, लार्ज है। ऐसा सिंपल पेंडुलम, हालांकि असंभव है, लेकिन हमें क्वेश्चन में तो किस प्रश्न के अंदर तो वो कुछ भी दे सकता है ना भाई। हमने जो सिंपल पेंडुलम बनाया ना वो ऐसा बनाया कि जो उसकी स्ट्रिंग ना बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। तो ऐसे में फिर क्या फॉर्मूला लगेगा, तो ध्यान रखना फिर ऐसे में ये वाला फॉर्मूला नहीं लगता है, उसके लिए एक पर्टिकुलर अलग फॉर्मूला आता है, वो ध्यान रखना। अगर लेंथ क्या हो, बहुत ज्यादा लार्ज हो, तो ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना, T will be equal to 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन L 1 अपॉन R, और यहां पर G ये वाला फॉर्मूला लगता है फॉर लार्ज लेंथ। डायरेक्ट याद रखें, अगर लेंथ क्या है, बहुत ज्यादा लार्ज है किसकी, पेंडुलम की, तो वहां पे जो फॉर्मूला आता है वो कितना आता है, T विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन L प्लस 1 अपॉन R, और ये G। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई क्या? बोलोगे सर बिल्कुल समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कब है, ये टाइटल कब है, अगर वो ये दे दे कि हमारे पास एक ऐसा सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ है ना अर्थ की रेडियस से डबल है। अर्थ की रेडियस से क्या है, डबल है। अब अर्थ की रेडियस ही अपने आप में खूब बड़ी होती है, अर्थ की रेडियस ही अपने आप में क्या होती है, खूब बड़ी होती है, और उससे भी हमें क्या दे दी, डबल दे दी। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, फॉर्मूला ये लगा देंगे लार्ज लेंथ के लिए। अब इसके अंदर एक स्पेशल केस बनता है। बोलो क्या बनता है, स्पेशल केस। मैं देखो चीजें छोड़ नहीं रहा हूं इसलिए थोड़ा लंबा जा रहा है, लेकिन हर एक चीज पे हम बात करेंगे। प्रश्न कहीं से आने की संभावना ही नहीं है, इन्हीं में से आएगा। तो T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन L प्लस 1 अपॉन R, और ये क्या हो गया, G हो गया। तो ये टाइम पीरियड की बात हो गई। बोलो किसकी बात हो गई, बोलोगे सर टाइम पीरियड की बात हो गई। तो टाइम पीरियड में तो हमें दिक्कत ही नहीं है। अब वो ये पूछता है कि अगर लेंथ इन्फिनिटी ले ले, लेंथ कितनी ले ले, इन्फिनिटी, तो टाइम पीरियड का क्या होगा। तो T विल बी इक्वल टू ये होगा 2 पाई 1 अपॉन, ये हो जाएगा 0 प्लस 1 अपॉन R, और ये G। बताओ कैसे, बताओ कैसे हुआ। अरे भाई लेंथ कितनी दे दी, इन्फिनिटी दे दी, तो अगर लेंथ की इन्फिनिटी वैल्यू यहां रखेंगे तो ध्यान रखना 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है। 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है। तो अगर हमारे पास में लेंथ जो है वो इन्फिनिटी दे दी, बताओ लेंथ कितनी दे दी, इन्फिनिटी। अगर लेंथ हम इन्फिनिटी यहां रखेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना हो गया, 0। अब तुम बताओ 1 अपॉन R किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, G, तो नीचे क्या जाएगा, G अपॉन R। तो R कहां जाएगा, ऊपर, तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट, बोलो क्या हो जाएगा, बताओ 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 जल्दी बताओ, R अपॉन G। बताओ ये टाइम पीरियड आया कि नहीं आया। ये कब है, जब पेंडुलम की जो लेंथ है, सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है वो कितनी हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए। अगर सिंपल पेंडुलम की लेंथ इन्फिनिटी हो जाए तो T इक्वल टू फॉर्मूला क्या लग जाएगा, 2 पाई अंडर रूट R अपॉन G लग जाएगा। T विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट R अपॉन G लग जाएगा। कब लग जाएगा, जब सिंपल पेंडुलम में जो लेंथ है वो कितनी हो, इन्फिनिटी हो। कितनी हो, इन्फिनिटी। बोलोगे सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जब इसको सोल्व करते हैं, क्योंकि इसमें सारी वैल्यू डिजिट बेस है,
2 पाई की वैल्यू होती है, जी की वैल्यू होती है अर्थ, आर क्या है, रेडियस है अर्थ की, जो होती है 6400 किलोमीटर। ध्यान रखना 6400 किलोमीटर जो है अर्थ की रेडियस होती है। बताओ अर्थ की रेडियस कितनी होती है, 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर अर्थ की रेडियस होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। बोलो कि ध्यान रख लेंगे। इसको जब सोल्व करेंगे, आपको सोल्व नहीं करना, वैसे तो आप सोल्व कर सकते हो, आपके पास वैल्यू है, लेकिन आप डायरेक्ट याद रखना कि लगभग ये 84 पॉइंट समथिंग मिनट आएगा, ठीक है ना, 84.4 मिनट के आसपास ही आएगा, एप्रोक्स 84 मिनट मान लो, जिसको हम ना 1.5 घंटा मान लेते हैं लगभग। ऑप्शन में 84 मिनट के आसपास वैल्यू हो तो वो रख देना, 84 वैल्यू के आसपास नहीं हो तो 1.5 आवर हो, 1.5 घंटा हो तो 1.5 घंटा रख लेना, और इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम टाइम पीरियड। बोलो क्या बोलते हैं, मिनिमम टाइम। देखो मैंने क्या बताया आपको, पहले तो ये समझो कि अगर हमारे पास में जो लेंथ है सिंपल पेंडुलम की वो क्या आ जाए, बहुत ज़्यादा आ जाए, बहुत बड़ी आ जाए लेंथ, सिंपल पेंडुलम की अगर लेंथ बहुत बड़ी आ जाए, मेरी बात को समझना, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला ये लगाएंगे। अब मैंने इसमें स्पेशल केस क्या माना कि लेंथ जो है वो कितनी आ जाए, इन्फिनिटी आ जाए। बोलो लेंथ कितनी आ जाए, इन्फिनिटी आ जाए। तो हम क्या करेंगे उस कंडीशन में, मैंने आपको बताया कि उस कंडीशन में अगर लेंथ इन्फिनिटी हमारे पास में आ जाए तो टी की वैल्यू जो निकालेंगे वो एल की वैल्यू रख देंगे। एल की वैल्यू कितनी रख देंगे हम, इन्फिनिटी रख देंगे। तो ये इन्फिनिटी रखेंगे तो ये सारी सब कुछ जब हम सॉल्व करेंगे तो टी की वैल्यू 2 पाई रूट आर अपॉन जी आ जाएगी। जो अर्थ की रेडियस होती है वो कितनी होती है, 6400 किलोमीटर होती है। ये मैंने आपको बताया भी था, ठीक है ना, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा ये जो टाइम पीरियड आता है वो आता है मैक्सिमम टाइम पीरियड। बोलो क्या आएगा, मैक्सिमम। बोलोगे सर मैक्सिमम तो इन्फिनिटी टाइम पीरियड वाला नहीं, वो नॉट डिफाइन होता है। मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का अर्थ की सरफेस पर, हाइट कितनी भी ले लो आप, अर्थ के सरफेस में मैक्सिमम टाइम पीरियड, इससे ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं हो सकता है। इस डेटा को याद रखना। अगर एग्जिट इसकी बात करो तो ये 84.6 के आसपास आता है ना, 84.6 मिनट। इसको डायरेक्ट याद रखना, पूछ लेता है बताओ ये क्या टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम का, वहां समझ में आया कि नहीं आया। तो बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गया। इनमें थोड़ा सा लाइन भी अपने को करना पड़ेगा, लाइन रखना पड़ेगा। रिवाइज मैंने बता दिया। देखो एक मोटे तौर पे तो डायरेक्ट ध्यान रखना ताकि आपको पता लग जाए कि जी बढ़ेगा तो टाइम पीरियड घटेगा, जी घटेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। जी की वैल्यू अर्थ की सरफेस के ऊपर घटती है, डेप्थ पे घटती है, सेंटर पे 0 होती है। जी की वैल्यू पोल पे ज़्यादा होती है, इक्वेटर पे कम होती है। जी की वैल्यू के बारे में मैंने आपको ये बताया कि लिफ्ट में जो अगर जी इफेक्टिव निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है जी प्लस ए स्टार। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो ए प्लस में आएगा, लिफ्ट नीचे आ रही है तो ए माइनस में आएगा, लिफ्ट रुकी हुई है तो ए 0 आएगा, फ्री फॉल है तो ए जी के इक्वल आ जाएगा। ये सारी सब कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई। अगर हम लिक्विड में बात करें तो जो जी इफेक्टिव होता है वो होता है जी 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा। रॉ डेंसिटी किसकी है, लिक्विड की है। सिग्मा डेंसिटी किसकी है, बॉब की है। अगर स्यूडो फोर्स में बात करें ट्रक के अंदर वो चल रहा है तो जहां जी इफेक्टिव क्या होता है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बोलोगे बिल्कुल सही बात है। चार्ज के लिए मैंने आपको चीज़ें बताई। अगर हाइट पे हम बात करें कि जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, अगर लेंथ बहुत ज़्यादा ले ले तो वहाँ पे फॉर्मूला लगता है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन एल प्लस 1 अपॉन जो है आर, और फिर मल्टीप्लाई किससे कर दो, जी से। वहाँ एल क्या है, लेंथ है। टाइम पीरियड, सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड क्या होता है अर्थ की सरफेस पे, वो होता है 84.6 मिनट, लगभग 1.5 घंटा। और वो कहाँ पे होता है, कब होता है, जब लेंथ क्या हो, इन्फिनिटी हो, तब ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगता है। बताओ क्या ये यहाँ तक का पूरा मामला क्लियर हो गया क्या? बोलोगे सर बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हमें एक छोटा सा और है सेकंड पेंडुलम, बस वो और कंसिडर करना है, उसके बाद ये आपका सिंपल पेंडुलम खत्म। सिंपल पेंडुलम में आता है एक सेकंड पेंडुलम, ठीक है, उसकी बात हम जो है वो करेंगे। एक बार इसको देखो। अब अगर हम बात करें तो एक जो टॉपिक है ना हमारे पास, सेकंड पेंडुलम आता है। बताओ एक टॉपिक क्या आता है हमारे पास, सेकंड पेंडुलम। देखो सेकंड पेंडुलम क्या कहते हैं, जिसका जो टाइम पीरियड है ना वो 2 सेकंड हो उसको सिंपल सेकंड पेंडुलम बोलते हैं, सीधी सी बात है। जिसका टाइम पीरियड क्या हो 2 सेकंड हो उसको क्या बोलते हैं, सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। और एक और चीज याद रखना, सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ होती है वो 1 मीटर होती है। 1 मीटर होती है, 1 मीटर होती है लेंथ।
लेंथ किसकी? सिंपल पेंडुलम में आपको पता है स्ट्रिंग की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 1 मीटर होती है। अगर वो सेकंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है 2 सेकंड, यानी कि जाने में 1 सेकंड लेगा, वापस आने में कितना लेगा? 1 सेकंड। तो उसको हम बोलते हैं सेकंड पेंडुलम, तो उसका टाइम पीरियड होता है 2 सेकंड। चलो देखो, सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड हमारी सारी चीजें क्लियर हो गई है। एक बार थोड़ा सा अगर ग्राफ देखें तो t इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी होता है। बोलो t विल बी इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई रूट एल अपॉन जी होता है। ठीक है, एल अपॉन जी होता है ना। अब हम ग्राफ पूछ ले वो t और l में पूछ ले, जैसे वो ग्राफ पूछ ले t और रूट एल में पूछ ले। अब बताओ t और रूट एल क्या है? एकदम इक्वल में, तो इनका जो ग्राफ आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। अब मान लो वो जो ग्राफ है वो पूछ ले हमारे को t और l के अंदर, बताओ किसके अंदर पूछ लिया? t और l के अंदर पूछ लिया। अब बताओ क्या होगा? तो बोलोगे देखो सर t और l, पहली तो बात है रूट l है, तो l निकालने के लिए क्या कर दो? स्क्वायर करो, तो t स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर l अपॉन जी। अब t और l में पूछा है, बोलो किस में पूछा है? t और l में। अब बताओ t और l यहां देखो तो क्या सीधे तौर पे t है क्या? नहीं, t स्क्वायर है। क्या सीधे तौर पे l है क्या? हाँ l है। तो मैंने बोला जब दो में बनाते हैं तो इसमें देखेंगे। अब बताओ इसमें बताओ जो दो वेरिएबल है t और l, तो l की पावर कितनी है? बोलोगे सर 1 है। बताओ t की पावर कितनी है? बोलोगे सर 2 है। t की पावर 2 है, l की पावर 1 है। t की पावर 2 है, l की पावर 1 है। इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या है? पैराबोला है। तो बताओ साहब किधर ओपन होगा? बोलोगे सर सिंगल पावर, तो सिंगल पावर किसकी है? लेंथ की। सर ऐसे ओपन होगा, लेकिन सर आप नीचे का तो मिटा ही दो। क्यों मिटा दो? क्योंकि टाइम पीरियड नेगेटिव में नहीं आता है। बताओ ये समझी हुई चीजें। अब यही मान लो अगर वो ग्राफ पूछे में टी स्क्वायर और एल के बीच में, टी स्क्वायर और एल के बीच में, बताओ टी स्क्वायर बिल्कुल सीधा सीधा मिला हुआ है, एल बोलो सीधा दिख गया। तो अगर दो चीजें सीधी दिख गई तो बताओ इक्वल में है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो इस ग्राफ में कितना अंतर है, बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि टी स्क्वायर डायरेक्ट वहां पे था। और अगर इसी प्रकार से तुम बताओ t और g के बीच में अगर ग्राफ पूछे तो t और g के बीच में जो ग्राफ पूछे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये तो ग्राफ इस प्रकार से आता है। रूट जी में भी पूछे तो ऐसे ही आएगा, ठीक है ना। 1 अपॉन रूट जी में पूछे t और अगर 1 अपॉन रूट जी में पूछे तो वो आएगा स्ट्रेट, क्योंकि t और 1 अपॉन रूट जी क्या आ गया? इक्वल में आ गया। तो ग्राफ में इसलिए ज्यादा नहीं बता रहा क्योंकि इससे तो ज्यादा विद्वान अब आप लोग बन चुके हो। आप लोगों को मैंने सारा कॉन्सेप्ट जो है वो ग्राफ का बता रखा है। ये हमारा सिंपल पेंडुलम पूरा बहुत अच्छे से खत्म, फिनिश द एंड। देखो हमारे जो एसएचएम है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। एसएचएम में हम अभी हमारे को कुछ देखना नहीं है, बस एक थोड़ा सा याद दिला देना, कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे। स्प्रिंग में भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा मैं आपको, इंपॉर्टेंट नोट बताऊंगा, वहाँ से प्रश्न आते हैं। एक यहाँ टाइम पीरियड में भी मैं जो है वो एक इंपॉर्टेंट नोट लिखाऊंगा। टाइम पीरियड में बस वो कभी जैसे वो बोलेगा जी में इतने % इंक्रीज कर दिया, एल में इतने % वो कर दिया, तो बताओ टी में क्या होगा। ऐसा प्रश्न में जो है वो आपको बताऊंगा, उसमें कोई आप चिंता ना करें ना, वो अपन डिस्कस करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम जो है वो थोड़ा सा ऑसिलेशन पे वापस आएंगे, ऑसिलेशन पे बात करेंगे। देखो ये जो चैप्टर है ना वो दो टॉपिकों को इंक्लूड करते हुए है, एसएचएम और ऑसिलेशन, ठीक है। तो हमने एसएचएम पूरा कर लिया है, ऑसिलेशन का हमने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा। एसएचएम आपको पता है कि एसएचएम के अंदर ऑसिलेशन इनबिल्ड है, ऑसिलेशन होगा तभी क्या होगा? एसएचएम होगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ये अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। ऑसिलेशन में अब हम जो देखेंगे वो टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन देखेंगे। बोलो क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन। आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ से बड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन के नहीं आता है, यहाँ डायरेक्ट ऑसिलेशन के बारे में ही पूछता है। मतलब यहाँ जो प्रश्न है वो सरफेस से आता है। बोलो कहाँ से आता है? सरफेस से, ज़्यादा डीप में नहीं जाता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल्स में है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, बहुत ज़्यादा डीप में है। तो हमें बहुत ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाना, सरफेस से ही क्वेश्चन इसको देखना है। ग्रेजुएशन के अंदर भी ये टॉपिक हमारे को मिलता है, वहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन, वहाँ भी जो है जितना यहाँ है उतना ही लगभग वहाँ 10-20% थोड़ा सा वहाँ जो ग्रेजुएशन में है थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, लेकिन वो अभी हम नहीं पढ़ेंगे। अभी हम 11th-12th की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पढ़ेंगे। इसमें आपका एग्जाम में आपका पूरा प्रॉपर काम हो जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान दें, थोड़ा सा इसको समझें। हम बात करें ऑसिलेशन की, अगर हम बात करें ऑसिलेशन में तो हम ऑसिलेशन को 3 टाइप से डिवाइड करेंगे। अब कितने टाइप से डिवाइड करेंगे? 3 टाइप से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें ऑसिलेशन को तो ऑसिलेशन को कितने टाइप से डिवाइड करेंगे? 3 टाइप से। एक हम बोलेंगे साफ फ्री ऑसिलेशन। बोलो क्या बोलेंगे? फ्री ऑसिलेशन, फ्री ऑसिलेशन ना, फ्री ऑसिलेशन। एक हम बोलेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन है ना, डैम्प्ड ऑसिलेशन।
एक हम जो है वो बात करेंगे फोर्स्ड ऑसिलेशन की। फोर्स्ड ऑसिलेशन है ना, फोर्स्ड ऑसिलेशन की बात जो है वो हम करेंगे। बताओ हमने कितने ऑसिलेशन की बात की है? 3 प्रकार के ऑसिलेशन मैंने बताया है। ऑसिलेशन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। बताइए कौन कौन से? एक तो होता है फ्री ऑसिलेशन, एक क्या होता है डैम्प्ड ऑसिलेशन, एक क्या होता है फोर्स्ड ऑसिलेशन। बोलो कौन कौन से? फ्री ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन और फोर्स्ड ऑसिलेशन। अब आप ये समझना ये क्या है, मैं आपको बताऊं, सुनना ध्यान से। इस ऑसिलेशन में क्या है, जैसे कि मान लो हमारे पास में ये पेंडुलम है। बोलो ये क्या है? पेंडुलम है, ठीक है। इसको मैंने पुश करके छोड़ दिया, अब थोड़ा समझना, इसको पुश करके छोड़ दिया, ठीक है। मैंने इसको वैक्यूम में छोड़ा पुश करके। मान लो आसपास कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, आसपास अदर कोई रिस्टोरिंग और कोई फोर्स नहीं है, और अदर फोर्स मतलब रेजिस्टेंस फोर्स जिसको बोल सके, किसी भी प्रकार का कोई रेजिस्टेंस फोर्स नहीं है। तो इस अगर जब ये ऑसिलेट करेगा तो इसका एम्पलीट्यूड रहता है कांस्टेंट। बोलो क्या रहता है? एम्पलीट्यूड है ना इसका, वो रहता है साहब कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट रहता है इसका एम्पलीट्यूड, ठीक है। इसका क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। अब सुनना, यानी कि मेरे कहने का मतलब है अगर ये पहले यहां से यहां तक गया और फिर यहां से यहां तक गया तो अगली बार भी यहां तक ही जाएगा, ना इससे कम जाएगा ना इससे ज्यादा जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं फ्री ऑसिलेशन। बोलो क्या बोलते हैं? फ्री ऑसिलेशन, ठीक है। चलो डैम्प्ड ऑसिलेशन की बात क्या है? डैम्प्ड ऑसिलेशन की बात यह है, समझना आप मेरी बात को ध्यान से, ये इसकी लेंथ हो गई L, ठीक है। अब मान लो इसको हम प्रैक्टिकली, जैसे कि झूला होता है वहां पे हम बात कर सकते हैं। ये झूला है, झूले पे कोई आदमी बैठा हुआ है, उसको हमने पुश कर दिया, बस अब हम दूर चले गए पुश करके, तो क्या होगा? ये जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। लेकिन क्या होगा, अर्थ की सरफेस पे अगर हम बात करें तो आपको पता है एयर रेजिस्टेंस जो है वहां पे इनबिल्ड हो जाता है, वहां पे अप्लाई हो जाता है। हमें पता है कि झूले पे प्रैक्टिकली अगर हम देखें, अगर झूले पे हम एक बार पुश करके छोड़ रहे हैं तो वो इस प्रकार से जो मूव कर रहा है, इस प्रकार से जो वो मूव कर रहा है, तो कंटिन्यू इस प्रकार से मूव नहीं करेगा। झूले पे आदमी का मोशन कैसे होगा? देखो वो ऐसे जाएगा, ये लो रुकिए। यानी कि पहले क्या था? एम्पलीट्यूड ज्यादा था, मतलब फर्स्ट टाइम देखो, फर्स्ट टाइम ये यहां तक गया, ठीक है। जब वो दोबारा गया तो वो दोबारा यहां तक गया, ये लो। फिर तीसरी बार गया तो तीसरी बार यहां तक गया, फिर चौथी बार गया तो चौथी बार यहां तक गया, फिर पांचवी बार गया तो पांचवी बार यहां तक गया, फिर गया तो यहां तक गया, फिर गया तो यहां तक गया, फिर गया तो यहां तक गया, और फिर गया तो अनंत वो क्या हो जाता है? रुक जाता है। कुछ इस प्रकार से डैम्प्ड ऑसिलेशन के अंदर होता है। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन में मैंने क्या बताया कि इसमें क्या है कि रेजिस्टेंस फोर्स अप्लाई होता है। बोलो क्या अप्लाई होता है? रेजिस्टेंस फोर्स, जिसको हम डैम्प्ड फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डैम्प्ड फोर्स, रेजिस्टेंस फोर्स अप्लाई होता है। तो उसका जो एक्सीलरेशन, अब बताओ इसका एम्पलीट्यूड, इस वाले ऑसिलेशन में बात करो, एम्पलीट्यूड यहां से यहां तक, फिर अगली, अब देखो इसको ऐसे कर लो ना, इसका एम्पलीट्यूड ये हो गया, 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 ये। अब मुझे एक बात बताओ, क्या कंटिन्यूस इसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है क्या? तो यस। तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होता है? डिक्रीज होता है। उसको हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। बोलो क्या बोलते हैं इसको? डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं, ठीक है। चलो अब आप ध्यान देना, डैम्प्ड ऑसिलेशन की तो बात हमारी हो गई। अब आता है फोर्स्ड ऑसिलेशन। आप इसी झूले पे बात कर लो, इसी झूले पे आप बात कर लो। ये झूला पहले यहां से यहां तक गया, अगली बार में इसको जाना यहां तक ही चाहिए था, लेकिन मैंने क्या किया? सुनना मेरी बात को ध्यान से। मैंने इसको पुश किया, ठीक है, मैंने इसको पुश किया। देखो यहां पर अलग अलग मैं बताऊं, मैंने जब इसको पुश किया तो झूला गया आगे, आगे गया, समझना, पुश किया, झूला गया आगे, वापस आ गया इधर। अब वापस जा रहा है, जाते टाइम मैंने वापस धक्का मार दिया तो वापस चला गया, फिर वापस आया, आते टाइम फिर धक्का मार दिया। तो मैं कंटिन्यूसली क्या लगा रहा हूं? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। बोलो क्या कर रहा हूं? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं। तो जाना इसको यहां तक ही चाहिए था, लेकिन मैंने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया उसकी वजह से ये यहां तक वापस चला गया। अब वो डिपेंड करता है फोर्स पे, ज्यादा भी जा सकता है, कम रहेगा तो कम भी रह सकता है, और वहां तक भी जा सकता है। ये एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड करता है। तो इसका एम्पलीट्यूड जो है
वो चेंज तो होता है, लेकिन एप्रोक्स इसको हम कांस्टेंट ही कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कांस्टेंट, क्योंकि बाहर से फोर्स लगा के हम कांस्टेंट करने का ट्राई करते हैं, वहां तक कि उसको पहुंचाने का ट्राई करते हैं, हर बार वहां तक ही पहुंचाने का ट्राई करते हैं, तो एप्रोक्स हम कांस्टेंट बोल सकते हैं। बाकी वो डिपेंड करता है एक्सटर्नल फोर्स पे। मेरे हिसाब से फ्री ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन और फोर्स्ड ऑसिलेशन आपके समझ में आ गया होगा कि इनके अंदर क्या क्या होता है। बताओ, ये तीनों चीजें क्लियर हुई क्या आपकी? बोलोगे बिल्कुल क्लियर हो गई। अच्छा, यहां पर ध्यान देना, अगर हम यहां पे फोर्स की बात करें, यहां पे हम फोर्स की बात करें, यहां पे हम फोर्स की बात करें और यहां पे हम फोर्स की बात करें, इसके बेस भी हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। किसका? ऑसिलेशन का। जो फ्री ऑसिलेशन है, डैम्प्ड ऑसिलेशन है और जो फोर्स्ड ऑसिलेशन है, तीनों ऑसिलेशन की हम यहां पे जो है चर्चा करेंगे। देखो, फ्री ऑसिलेशन में केवल और केवल एक फोर्स लगता है, वो जो फोर्स लगता है F इक्वल टू वो लगता है -kx। ठीक है, ये रिस्टोरिंग फोर्स होता है ओनली। बोलो क्या होता है? रिस्टोरिंग। यानी कि फ्री ऑसिलेशन में केवल और केवल एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। सुनना, माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट टू क्या होती है? एक्सटर्नल फोर्स। मतलब जैसे कि मान लो ये ए से जा रहा है तो रिस्टोरिंग कैसे लगेगा? ए से। ये मैंने पहले भी चर्चा की थी। यहां जो फोर्स है ना, यहां पे दो फोर्स लगते हैं। यहां पे कितने फोर्स लगते हैं? दो फोर्स लगते हैं। एक तो लगता है रिस्टोरिंग फोर्स। ये कौन सा फोर्स है? ध्यान रखना, रिस्टोरिंग फोर्स। ये कौन सा फोर्स है? रिस्टोरिंग। यहां पे दो फोर्स कौन सा लगता है? पहला लगता है रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स जो एफ आर विल बी इक्वल टू क्या होता है? -kx। बताओ, दो फोर्स लगते हैं, एक तो रिस्टोरिंग फोर्स, एक सुनो मैंने क्या बोला? डैम्प्ड ऑसिलेशन मैंने क्या बताया था? रेजिस्टेंस। अब मान लो झूला इधर जा रहा है तो वायु का जो रेजिस्टेंस है ना वो क्या करेगा? पीछे की तरफ लगेगा। किधर लगेगा? पीछे की तरफ लगेगा। अरे यार, इसको यूं समझो आप, रेजिस्टेंस कैसे लगता है? पीछे लगता है। मोशन के अपोजिट ही लगता है हमेशा रेजिस्टेंस। आप ना बाइक पे बैठो, बाइक पे ध्यान दो, बीच में ना एक बोर्ड रख लो। बीच में दो जने बैठे हैं, बीच में एक बोर्ड रख लिया, बाइक चल रही है, ठीक है, बोर्ड को आप पकड़ रखे हो, तो जो एयर प्रेशर है ना बोर्ड पे किधर लगेगा? पीछे ही तो लगेगा। आप बाइक की स्पीड बताओ, बढ़ा दो, आप मिलोगे नहीं बाइक पे। क्यों? अरे बोर्ड की वजह से पीछे हो गए ना, धक्का कहां लगेगा? पीछे लगेगा। बाइक आगे जाएगी तो धक्का कहां लगेगा? पीछे। तो जो रेजिस्टेंस फोर्स लगता है, जिसको हम डैम्प्ड फोर्स रखते हैं, वो अपोजिट टू मोशन लगता है। तो एक लगता है डैम्प्ड फोर्स, इसको हम रेजिस्टेंस फोर्स भी बोलते हैं, डैम्प्ड फोर्स। तो ये जो डैम्प्ड फोर्स है ना, इसको हम FD से डिनोट कर देते हैं। इसकी वैल्यू होती है -b और v, यानी कि वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। माइनस क्यों लगा? अपोजिट होता है। b क्या है? डैम्प्ड कांस्टेंट है। ये तो फोर्स कांस्टेंट है, ये क्या है? डैम्प्ड कांस्टेंट है ना, डैम्प्ड कांस्टेंट, डैम्प्ड फोर्स कांस्टेंट। मेरी बात को आप ध्यान से सुने, कोफिशिएंट भी बोल देते हैं इसको ना, डैम्प्ड कोफिशिएंट। ये जो डैम्प्ड फोर्स होता है ये वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। किसके? वेलोसिटी के। सर कैसे? समझ में नहीं आया। आप यूं देखो, मैंने क्या बताया अभी? बाइक वाला एग्जांपल दिया ना, बाइक पे बैठो, बोर्ड को रखो, बाइक चलाओ आप। अब बाइक की स्पीड धीरे धीरे रखो, तो बताओ उस वो जो बोर्ड रख रखा है आपने बाइक पे, बड़ा बोर्ड रख रखा है, ये मान लो ये बोर्ड है, इसको उतार के यहाँ रख दिया आपने और हम पीछे बैठे हैं, तो बाइक को अगर हम धीरे चला रहे हैं यानी कि स्पीड कम है, तो बताओ उस पर जो पीछे की तरफ धक्का लग रहा है वो क्या लग रहा है? कम लग रहा है। अब मान लो हम बाइक की स्पीड को बढ़ाएंगे, तो बताओ उसका जो पीछे की ओर धक्का लगेगा वो क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा? नहीं लगेगा? बहुत ज्यादा स्पीड कर दी तो आप मिलोगे नहीं, बहुत पीछे उड़ जाओगे आप बोर्ड के साथ। इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी को इंक्रीज करने पर फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इसलिए वेलोसिटी के डायरेक्टली क्या होता है? प्रोपोर्शन होता है माइनस, क्योंकि अपोजिट टू मोशन है। बी क्या है? यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शन कांस्टेंट को हटाते हैं तो वो कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं डैम्प्ड कांस्टेंट। तो आप ये ध्यान रखना, फ्री ऑसिलेशन में लगता है एक फोर्स, डैम्प्ड जो ऑसिलेशन है उसमें लगते हैं दो फोर्स। बताओ कितने फोर्स लगते हैं? दो फोर्स लगते हैं। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। अब मस्त काम यहां है, यहां पे जो है ना, यहां पे जो फोर्स लगते हैं ना वो तीन लगते हैं, 1 2 और ये 3, ठीक है। पहला देखो दो तो सेम ऐसा कैसे? क्योंकि एक बात बताओ, फोर्स ऑसिलेशन क्या है? डैम्प्ड ऑसिलेशन का ही तो बड़ा रूप है। डैम्प्ड में जो एम्पलीट्यूड कम हो रहा है उनको धक्का देके बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा के ही तो बढ़ा रहे हैं। तो इसमें तीन फोर्स लगते हैं। एक तो लगता है FR इक्वल टू -kx, एक लगता है FD इक्वल टू -bv, और एक जो लगता है वो लगता है F एक्सटर्नल। बोलो क्या लगता है? F एक्सटर्नल। अब बताओ एक्सटर्नल फोर्स में साइन क्या आएगा? प्लस आएगा। बताओ जो धक्का दे रहा हूं वो क्या कर रहा है? मोशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अरे मैं रोक तोड़ी रखा हूं धक्के से, धक्का दे रहा हूं तो वो क्या कर रहा है? पुश कर रहा हूं तो क्या कर रहा है? एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं तो क्या हो रहा है? वो डायरेक्शन
जो मोशन की डायरेक्शन है उसी में तो लगा रहा हूं, यानी कि उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, उस डायरेक्शन में मोशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बताओ ये किस में आएगा, प्लस आएगा। ये अपोज नहीं कर रहा, ये हेल्प कर रहा है, हेल्प कर रहा है, तो प्लस में आएगा। तो ये क्या ले लेता हूं मैं इसको, एफ नॉट कॉस ओमेगा डी टी। बोलो एफ एक्सटर्नल इक्वल टू क्या ले लिया मैंने, एफ नॉट कॉस ओमेगा डी टी। एफ नॉट क्या है, मैक्सिमम फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स का। कॉस इसलिए ले लिया क्योंकि जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वो पीरियोडिक होता है। जो कॉस ओमेगा टी का मतलब टी बदलेगा, कॉस की वैल्यू निरंतर बदलती रहती है ना। तो मैंने क्या बताया, जैसे कि हम समझना झूला है, उस पर हमने पहले ज़्यादा फोर्स लगाया, फिर मान लो उसकी स्पीड ठीक ठाक है तो हमने कम फोर्स लगाया, फिर हमने ज़्यादा लगाया, फिर हमने कम लगाया। तो ये फोर्स क्या होता है, वेरिएबल फोर्स होता है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस वेरिएबल फोर्स को किसी में भी हम डिनोट कर सकते थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे कोस लेना पड़ेगा। तो ये 3 फोर्स जो है वो यहाँ लगते हैं, 2 फोर्स जो है यहाँ लगते हैं, 1 फोर्स जो है यहाँ लगता है। ये हम ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं। 3 प्रकार के जो ऑसिलेशन हमने पढ़े हैं, फ्री ऑसिलेशन, फिर उसके बाद में हमने पढ़ा डैम्प्ड ऑसिलेशन, और फिर उसके बाद में हमने पढ़ा फोर्स्ड ऑसिलेशन। बताओ क्या ये तीनों ऑसिलेशन समझ में आ गए हैं, क्या बोलोगे, समझ में आ गया। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जो एफ नेट फोर्स है वो कितना हो गया, माइनस के एक्स। यहाँ पे एफ नेट की हम बात कर लें तो वो कितना हो गया, माइनस के एक्स माइनस बी वी। अरे इन दोनों को जोड़ दिया ना, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे एफ नेट की हम बात कर लें, एफ नेट की, तो कितना हो गया, माइनस के एक्स माइनस वी बी प्लस, बोलो क्या, एफ नॉट कॉस ओमेगा डी टी। देखो आप देखो ये दोनों सेम डायरेक्शन में एज इट इज जोड़ दिया। अरे यार देखो ना यार, टोटल जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स यहाँ पे कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ दो, इन तीनों को क्या कर दो, जोड़ दो। अब यहाँ पर आपको वो डायरेक्शन देखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे साइन का यूज किया है और ऑलरेडी इन साइन में डायरेक्शन इनबिल्ड है। माइनस क्यों आया है, अपोजिट के कारण ही तो आया है। माइनस क्यों आया है, अपोजिट के कारण ही तो आया है। प्लस क्यों आया है, क्योंकि सेम है, अलोंग टू है, इसलिए तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन देखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट इनको जोड़ सकते हो। बताओ क्या तीनों प्रकार के जो है ऑसिलेशन आ गए हैं, क्या आपको बोलोगे यस।